गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमने इससे पहले वाली वीडियो में शाहजहाँ के बारे में काफ़ी कुछ देखा और हम देख रहे थे कि किस प्रकार शाहजहाँ का जो रिलेशन है, वो कहीं न कहीं जो सिख समुदाय हैं, उनके साथ कैसे खराब होते हुए दिख रहा था। हालाँकि ये जो दुश्मनी सिख के साथ है, वो आपका सलीम जहाँगीर के साथ ही दिख रहा था। क्योंकि सलीम जहाँगीर के जो बेटा थे सबसे बड़ा खुसरो, वहीं से आप पिछले वाले वीडियो पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि किस प्रकार रिलेशन खराब होते दिखता है। सिख के जो 5वें ग्रुप थे, उन्होंने किस प्रकार उनके बेटा को आशीर्वाद दिया पिता के ही साथ लड़ाई करने के लिए और वहीं से रिलेशन खराब होना स्टार्ट हुआ और कहीं न कहीं 5वें गुरु को जो अर्जुन देव रहते हैं 5वें सिख गुरु, उनको खुसरो कै उनको कैसे जहांगीर फांसी पे लटका दिया और वहीं से सिख के अंदर एक बदला लेने का आग उबल पड़ा और सिख बदला लेने के लिए कैसे जान के मुगल से लड़ाई करना चाहती थी। कभी वो जो घोड़ा चुरा के ले गया मुगल का, कभी घोड़ा के बहाना, कभी जो था शिकार कर रहा था चील का, कभी उसके बहाना, कुछ ना कुछ सिख को बहाना चाहिए था मुगल से लड़ाई करने का। कल वाले वीडियो में हमने इस विषय पे काफ़ी डिस्कस किया। चलिए मैं थोड़ा-सा पीछे से ही स्टार्ट करता हूँ कि किस प्रकार सिख के डाकू मुगल के 2 घोड़े को चुरा लेते हैं और वह घोड़े को दक्षिणा के रूप में गुरु को दे देते हैं, सिख गुरु को। उस वक़्त सिख गुरु कौन रहते हैं? गुरु हरगोविंद, ठीक? ये हरगोविंद को दक्षिणा में तो दे दिया और गुरु भी बड़ा खुशी-खुशी घोड़े को दक्षिणा में स्वीकार कर लिया। और जब घोड़ा मुगल पीछा करते हुए घोड़ा को मांगने आता है, तो सिख गुरु घोड़ा देने के लिए इनकार भी कर देता है और युद्ध के लिए ललकार भी देता है और घोड़ा के वजह से काफ़ी युद्ध भी होता है, ठीक? काफ़ी युद्ध हुआ। इतना ज़्यादा युद्ध होता है घोड़ा के लिए, उस घोड़ा के लिए कि समझ लीजिए कि मतलब गुरु गोविंद थे, है ना? जिनको गुरु हरगोविंद कह सकते हैं। उनकी हत्या हो गई तब ये लड़ाई शांत हुआ। अब आप समझ सकते हैं अ, कि गुरु हरगोविंद की हत्या हो जाती है। उसके बाद ही लड़ाई क्या होता है? शांत होता है। हालाँकि शाहजहाँ शासक बनने के बाद केवल संघर्षों में ही व्यस्त नहीं रहे, बल्कि उसने अपने साम्राज्य को विस्तार भी किया, विस्तार करने का काफ़ी प्रयास भी किया। हालाँकि शाहजहाँ ने सीमा विस्तार में सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं, बल्कि उसने उत्तर-पश्चिम भारत प्रांत पर भी अपना ध्यान गया। आपके एक चीज़ दिमाग में रखो कि जो पश्चिम सीमा क्षेत्र वाला जो प्रांत है, वह जगह का क्या नाम है? कांधार। तो कांधार वाला क्षेत्र पे भी इन्होंने अपना अभियान चला करके वहाँ का क्षेत्र जीतने का क्या करा? प्रयास करा। दक्षिण भारत का जो अभियान पे यदि हम बात करेंगे, तो वहाँ पे शाहजहाँ ने कई अभियान किया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभियान जो है, वह अहमदनगर वाला अभियान है। कौन-सा भारत में? याद रखिएगा दक्षिण भारत में। उत्तर-पश्चिम सीमा पे कौन-सा क्षेत्र था? कंधार। कांधार कहाँ पे था? वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था, ठीक? लेकिन दक्षिण भारत वाला क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट है, वो अहमदनगर है, जहाँ पर उसने 1629 में चढ़ाई की और बाद में चल कर के शाहजहाँ ने वह क्षेत्र को क्या किया? अहमदनगर को भी अपनी अधीनता स्वीकार करवा दिया और अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल हो गया। क्योंकि अहमदनगर ना बहुत थोड़ा-सा कठिन था जीतना और मुगल के कई शासक अहमदनगर को नहीं जीत पा रहे थे और ये अहमदनगर को जीतने के लिए विवश कर देता है शाहजहाँ और लास्ट लास्ट तक तो अहमदनगर जीत करके फिर से अपने साम्राज्य में मिला लेता है। हालाँकि अहमदनगर जीत तो जाता था मुगल पहले भी, लेकिन बार-बार अहमदनगर अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता था, क्योंकि उसका अपना दमखम पावर था और इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास करके अहमदनगर को अपने में मिला भी लेता है और अहमदनगर अब किसका हो गया? मुगल का हो गया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अहमदनगर मुगल के लिए जितना शुरू से थोड़ा टफ था, लेकिन शाहजहाँ इस टफ काम को भी आसानी करके दिखाया।
शुरुआती दौर में शाहजहाँ के रूप में भी अहमदनगर पर अभियान किया था। मतलब शाहजहाँ जब था ना, शहजादा था उस वक़्त शुरुआती में, और शहजादा जब था तो उस वक़्त भी ये अहमदनगर पर अभियान किया था। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब शहजादा वाला एज में शाहजहाँ था तो उस वक़्त ये किस पे आक्रमण किया था? तो अहमदनगर पर। इसके अलावा उसने गोलकुंडा, बीजापुर वाला क्षेत्र पर भी अभियान किया था। दक्षिण भारत में चले जाइएगा तो उधर ही आपको पड़ेगा क्या? गोलकुंडा और बीजापुर, है ना? तो उधर भी ये अभियान चला करके ये दोनों क्षेत्र को अपने सीमा में मिला लेता है। बट यहाँ पे जो शाहजहाँ है ना, वो संग शुरू में, बाद में 36 में जीत लिया, 36 में आकर के। लेकिन ये अभियान 1636 में तो जीत लिया, लेकिन 1631 में ये गोलकुंडा और बीजापुर वाला क्षेत्र में ये काफ़ी अभियान करता है, काफ़ी कोशिश करता है कि ये गोलकुंडा बीजापुर को जीत ले। लेकिन जीत सिर्फ इसलिए नहीं पाता है क्योंकि उनकी जो वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम रहती है, उनकी देहांत हो जाती है, जिसके वजह से शाहजहाँ थोड़ा सा मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, और वो युद्ध में अपना सारा ध्यान लगाता या फिर अपनी पत्नी के इलाज जो चल रहा था उसमें लगाता। तो फिर वो, कहीं स्वाभाविक है कि कोई भी जो भी जीवन में जो भी लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हैं, मान लीजिए आप आईएएस का ही एग्जाम दे रहे हैं, आपके घर में कोई घटना घटता है तो आपका थोड़ा सा फोकस पट जाता है, आपका दिमाग इधर भी आ जाता है कि चलिए अगर कुछ हो गया तो फिर उधर भी दिमाग चला जाता है। ठीक वैसा ही किनके लाइफ में हुआ था? शाहजहाँ के लाइफ में भी। जब अर्जुमंद बानो बेगम की तबीयत खराब हो गई थी और वो अपने शायद 14वें बच्चे को जन्म देने के वक्त ही अर्जुमंद बानो बेगम की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जब मृत्यु हुई तो उस वक्त कहीं ना कहीं शाहजहाँ का दिमाग जो है वो अर्जुमंद बानो बेगम पे ही टिका रहा, और वो गोलकुंडा और बीजापुर वाला आक्रमण को एज इट इज छोड़ के आगे बढ़ गया। वो 1631-32 का समय था। खैर 2-4 साल के बाद फिर इन्होंने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद 1636 में फाइनली गोलकुंडा और बीजापुर वाला क्षेत्र को अपने सीमा क्षेत्र में मिला लेता है। और मुगल का सीमा इस प्रकार से दिन बाय दिन बढ़ते ही जाता है, घटता नहीं है ना? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और मुगल से इनकी संधि भी हो जाती है, कब? 1636 ईस्वी में, 1636 में। एक एक डेट को आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मेरे वीडियो को रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। इस प्रकार मुगल का पूर्ण विजय हो ही जाता है किस पे? गोलकुंडा और बीजापुर वाला क्षेत्र पे। लेकिन यदि हम अहमदनगर पे बात करें तो अहमदनगर को जीतना ना थोड़ा सा मतलब इनके लिए आसान इसलिए हो गया। जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे फिलहाल कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि यदि आप कमेंट करेंगे तो हम कमेंट का जवाब कमेंट में देंगे। अभी हम मुगल एम्पायर पढ़ा रहे हैं, और मुगल एम्पायर को आप अच्छे से पढ़ के आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। यहाँ से काफ़ी सवाल, प्रीलिम्स में तो काफ़ी नहीं, लेकिन मेंस लेवल पे यदि आपको समझ विकसित करना है तो फिर यहाँ से आप पढ़ के कर सकते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे सभी एग्जाम में काम देगा। कोई भी एग्जाम का तैयारी पार्टिकुलर किया ही नहीं जाता है। आप विषय को मजबूत करना सीखो। हाँ, मेरे को मैथ सीखना है तो मेरा मैथ अच्छा हो गया, मेरे को रीजनिंग सीखना है तो मेरा एक बार रीजनिंग अच्छा हो गया, तो सब एग्जाम में काम देगा। आपको हिस्ट्री जानना है तो एक बार हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लो, सब एग्जाम में इसका फल मिलेगा। एक बार अच्छे से पढ़ लो, अच्छे का मतलब समझते हो? ऐसा पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, इसको कहते हैं अच्छा पढ़ना, है ना? अब ऐसा पढ़े ही नहीं कि पढ़ाना तो बहुत दूर का बात है, खुद नहीं समझे। तो एक बार चीज़ों को अच्छे से आप पढ़ लोगे जीवन में, प्रॉमिस करते हैं जॉब हो या ना हो, एक कायदे का इंसान तो आप बन ही जाओगे पढ़े लिखे रहने के बाद। दूसरा चीज़ कि आप जीवन में कभी भी ऐसा नहीं कि गरीब बन के जियोगे। पढ़े लिखे हो, अच्छा नॉलेज है आपके अंदर, तो ये नॉलेज की इज्जत कहीं ना कहीं तो आपको दिखेगी ही। और नॉलेज है तो फिर आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा जीवन में। कोई ना कोई एग्जाम तो आपसे क्रैक होना ही है, चाहे वो प्रोफेसर का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई को अच्छे से मन लगा के करते हो तो फिर आप कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये मत सोचना कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, कि आप ट्राई करो, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, ये नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे, वो नहीं मिला तो कुछ और करेंगे, इस तरह का मानसिक में भावना रखो। लेकिन पहले प्रयास तो करो। मेरा नहीं कैसे नहीं होगा? यदि हम अच्छा से पढ़े, अच्छा से प्रेजेंट किए तो कैसे नहीं होगा? चलिए,
ज़्यादा एक्स्ट्रा फालतू डिस्कस करने से अच्छा है कि हम अपना जो सिलेबस है उसको कवर करें, है ना? तो अहमदनगर पे पूर्ण विजय किसका हो जाता है? शाहजहाँ का। हालाँकि शासन के समय शाहजहाँ अपने सभी पुत्र को अलग-अलग जगह के सूबेदार बनाकर रखते हैं। सूबेदार का मतलब होता है मुख्यमंत्री लेवल का ही पद होता है उस वक़्त का सूबेदार, मतलब पूरा इलाका एक सूबेदार के अंदर में आता था। जैसे पूरा बिहार है, तो बिहार का यदि सूबेदार मान लीजिए हमको बना दिया गया, तो हम पूरे बिहार को देख-रेख करेंगे, पूरा बिहार मेरे अंदर ही हो गया। मतलब सूबेदार बहुत पावरफुल पद होता था और ख़ास करके सूबेदार वाला पद ये सब राजा का बेटा ही लेता था। यदि राजा का बेटा नहीं होता था तो राजा के भाई लोग, चचेरे भाई, उनके फैमिली के ही कोई बड़े-बड़े पद पे ही जाते थे, क्योंकि सूबेदार सब बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद था। आज का संविधान आ गया है वो अलग बात है, लेकिन पहले जो रूल चल रहा था ठीक वैसा ही रूल आज भी है, बस सब कुछ कागजीय रूप से आज हो गया है कि हाँ भाई, मुख्यमंत्री है तो 5 साल के लिए है। डेमोक्रेसी आ गया है कि अब कहीं न कहीं हमारे भारत में अगर पीपुल लोग चुनाएँगे, जनता चुनाया जाएगा तो किनके द्वारा? जनता के द्वारा वो वोटिंग करेंगे। पहले वोटिंग वगैरह था नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा ये वाला सिस्टम था और लोगों के पास अपॉर्च्युनिटी कम था कि वो सरकार को बदल सके। हालाँकि आज भी सरकार जो आप चुनते हैं ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत ईमानदार है। आज भी बेईमानियाँ चल रही थी, उस वक़्त भी बेईमानी चल रही थी। कोई वैसा मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया है डेमोक्रेसी आने के बाद। आज भी हमारे समाज में गरीब और गरीब बढ़ ही चुके हैं, घटे नहीं हैं। अब तो लूटने के लिए ही लोग इलेक्शन वगैरह ख जी इलेक्शन वगैरह में खड़ा होता है। बहुत कम ही लोग हैं जो काफ़ी लेवल पे ईमानदार होते हैं, बहुत कम, है ना? तो बस वही है, बस चेहरा बदल-बदल के सबको कमाने का मौका दे दिया गया है संविधान के तहत, मेरे हिसाब से। पहले एक फैमिली के पास दुनिया भर का पैसा होता था, तो भाई पैसा उतना कमाता था ठीक है, लेकिन उतना पैसा के पीछे नहीं भागता था। लेकिन अब तो गरीब-गरीब फैमिली से भी अगर कोई बन जाता है सांसद, एमपी, एमएलए या फिर समझ लीजिए चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, तो बहुत पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि वो बस पैसा कमाने के लिए ही पहुँचा ही है। अधिकांश 90% केस ऐसा ही है ना? तो अपने फैमिली के ही लोग को सूबेदार बनाया जाता था। हालाँकि औरंगज़ेब को 1636 से 44 वाला जो समय है, 1636 से 1644 वाला जो समय है, वह औरंगज़ेब जो है वो दक्कन वाला क्षेत्र पे सूबेदार रहा है। पहला बार रहा है 36 से 44 और दूसरा बार 52 से 58, 1652 से 58, 2 बार औरंगज़ेब दक्कन का सूबेदार रहा है। ये दक्कन जो क्षेत्र है दक्षिण भारत में पड़ता है और वहीं का सूबेदार के रूप में कौन काम किया है? औरंगज़ेब काम किया है। 2 बार रहा है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही कारण है कि औरंगज़ेब जब खुद शासक बनता है, तो वह अपने अंतिम 25 वर्ष जो होता है, लास्ट का 25 वर्ष किसके जीवन काल का? औरंगज़ेब का। वो अपने जीवन का लास्ट 25 वर्ष कहाँ पे आके बिताता है? दक्षिण भारत के दक्कन वाला क्षेत्र में आके बिताता है। क्योंकि दक्षिण भारत का अनुभव उसको एकदम अच्छा खासा था। वहाँ का मौसम, वहाँ का एनवायरनमेंट उसको बहुत अच्छा लगता था। किसको? औरंगज़ेब को। अगर एक और नाम की बात करें तो मीर जुमला, क्या नाम था? मीर जुमला। इसका संबंध भी गोलकुंडा वाला क्षेत्र से था। अब गोलकुंडा वाला क्षेत्र से मीर जुमला का नाम क्यों था? मीर जुमला का नाम आखिर गोलकुंडा वाला क्षेत्र से क्यों था? चलिए इस बात को हम जानते हैं। क्योंकि मीर जुमला गोलकुंडा वाला क्षेत्र का सरदार हुआ करता था, सरदार के रूप में काम कर रहा था और एक वाज़िर के रूप में भी, वाज़िर का मतलब भी समझ लीजिए कि ये भी बहुत बड़ा पद होता था राजा महाराजा के अंदर, वाज़िर। यानी मंत्री ही था, वाज़िर बड़ा पद था। तो एक वाज़िर के रूप में भी ये मीर जुमला काम कर रहे थे, कहाँ पे? गोलकुंडा में। और मीर जुमला का बड़ा नाम इतिहास में इसलिए ही आता है क्योंकि इतिहास में कोहिनूर हीरा बहुत देखने को मिला है मुगल में। तो ये जो कोहिनूर हीरा का इतिहास है ना, ये मीर जुमला ही कोहिनूर हीरा को ले लेता है और फिर किसको दे आता है? शाहजहाँ को। शाहजहाँ को गिफ्ट के तौर पे कोहिनूर हीरा देता है और शाहजहाँ उस कोहिनूर हीरा को अपने जो सिंहासन जिस पे बैठता है, मयूर सिंहासन, उसमें ही जड़वा देता है कोहिनूर हीरा को। हालाँकि मीर जुमला का एक और नाम है, जिस मीर जुमला का जो एक और नाम है, वो नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। उस नाम को मोहम्मद सैयद कहते हैं, मोहम्मद सैयद, व्हिच इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू।
आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि मीड जुमला का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि जो चीज़ ही हम एक तो हम बहुत लिमिटेड खुद पढ़ाते हैं। आपको हम कैसे बताएं कि कितना पॉइंट्स को हम खुद एलिमिनेट कर देते हैं पढ़ाने से पहले, तो कम से कम मेरा पढ़ाया हुआ पॉइंट को भी आप याद नहीं रखोगे, तब तो मुश्किल हो जाएगा आपका सिलेक्शन में। तो एटलीस्ट ये माइंड में रखो कि सर जो पढ़ाते हैं, जो भी चीज़ आपको हम पढ़ाते हैं, उस चीज़ को एटलीस्ट आप याद रखो, तभी आप जीवन में क्या हो पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। अब बात करेंगे कांधार विजय पे। ये भारत के उत्तर पश्चिम सीमा वाला क्षेत्र के साइड पड़ता है ना। कांधार विजय कहाँ पड़ता है, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा वाला क्षेत्र में पड़ता है कांधार। आप कांधार उत्तर पश्चिम भारत, आप पाकिस्तान के साइड चले जाओ तो उसी साइड कांधार जो है वहीं पड़ता है। और कांधार वाले क्षेत्र में पता है किसने शासन कर रहा था, ईरान। ईरान समझते हो, ईरान के जो राजकुमार लोग थे वही कांधार वाला क्षेत्र पे शासन कर रहे थे। अब ईरान में क्या पड़ता है, फारस पड़ता है। फारस एक जगह का नाम है जो ईरान वाला क्षेत्र पे ही पड़ता है। और ईरान के जो मतलब ईरान ईरान पे जो शासन कर रहे थे वो मोटा मोटी फारस जो है उस पे ही अपना अधिकार जमा चुके थे। और जहांगीर के समय ये ईरानीय जो राजा थे, ईरान के राजा, ईरान वाला क्षेत्र वो किसके पास चला गया था, फारसियों के पास। फारसियों के पास इसलिए चला गया था क्योंकि फारस उस पे शासन कर रहे थे। ईरान वाला जो क्षेत्र है ना, वो फारस, ईरान में एक फारस जगह है, उस पे फारसी अपना, फारसी जो एक मतलब जाति होता फारसियों, है ना, हम लोग इंडियंस हैं तो वो फारसियों था। तो फारसियों उस पे शासन कर रहे थे। ये वाला क्षेत्र अधिकार में कब चला गया फारसियों का, जब खुद जिंदा थे कौन, सलीम जहांगीर। जहांगीर के ही समय ये फारसियों वाला क्षेत्र जीत गया था। हालांकि जो कंधार वाला क्षेत्र है, कंधार तो आपको बताया ही कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के साइड। तो कंधार वाला जो क्षेत्र है वह भारत का एक ऐसा सीमा था जहां से ईरान आराम से भारत में प्रवेश कर सकता था। और प्रवेश करने का मतलब लूट-पाट करके भारत से वही वाला क्षेत्र से भागना। मतलब ईरान वाला जो एक एकमात्र ऐसा क्षेत्र था, ज़मीन के माध्यम से, समुद्री माध्यम से नहीं, ज़मीन वाला माध्यम से लोग भारत में प्रवेश कर सकते थे। मतलब आप कह सकते हैं स्थलीय भूमि से लोग भारत में एंट्री कर सकते थे। एकमात्र ऐसा जगह था, वह था कौन-सा जगह अभी जस्ट आपको बताए हैं? बताइए? कांधार वाला क्षेत्र। ये किसके कब्जे में था कांधार, फारसियों के कब्जे में था। और यही कांधार वाला क्षेत्र किनके हाथ में था, ईरान में ही कांधार पड़ता है और कांधार फारसी के हाथ में था। और यही कांधार वाला क्षेत्र से लोग भारत में प्रवेश कर सकता था, अपने घोड़ा से भी दौड़ करके भारत में आ सकता था। कोई जहाज और नाव, सीप, बोट, क्रूज का जरूरत नहीं है। ये कांधार वाला क्षेत्र से लोग खुद आ सकता था घोड़ा को दौड़ा करके भारत में, और लूट पाट करके विदेश भाग जाता था। तो जमीन से जुड़ा हुआ रहना, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से, पूरा का पूरा मध्य एशिया का अगर कनेक्शन है तो यही कांधार वाला क्षेत्र है भारत में प्रवेश करने के लिए। तो समझिए ये क्षेत्र को जीतना मुगल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया था। यदि ये क्षेत्र को मुगल नहीं जीतेगा तो यहाँ से बाहरी आक्रमण होते रहेगा, लोग घुसते रहेंगे और भारत को सोने की चिड़िया जो है उसको लूट लूट के ले जाते ही रहेंगे अपने कंट्री में। ठीक ना। तो कांधार वाला क्षेत्र को जीतना क्या था, बहुत ज़्यादा अत्यंत ज़रूरी था। किसके लिए, मुगल के लिए। ये चैलेंज किसके हाथ में था, शाहजहाँ के हाथ में। और प्रवेश यदि कर जाता था उस क्षेत्र से तो कभी न कभी भारत वाला क्षेत्र किसी न किसी अलग राजा के द्वारा तो मारा ही जाता, मारा गया था ना। जब आप पढ़े होंगे इतिहास अच्छे से तो पृथ्वीराज चौहान, राजा रामचंद्र देव जो उस वक्त राजा थे, तो मोहम्मद गोरी आखिर यही सब क्षेत्र से ना आके आक्रमण करता था। तो आखिर ये सब क्षेत्र, आखिर राजा रामचंद्र देव ही ध्यान दे दिए होते या पृथ्वीराज चौहान, जो तराइन की लड़ाई हुई है ना 1191 में, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, पहली लड़ाई, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक भी 1205 या 6 में लड़ाई किया था, सब चीज़ याद रखिए। तो ये यही सब क्षेत्र से ना
प्रवेश करता था, कांधार वाले क्षेत्र। समझिए कि ये बहुत बड़ा गेट है, भारत में प्रवेश करने का बहुत बड़ा गेट है। इधर से ही लोग प्रवेश करके भारत वाला सीमा में घुस जाते हैं और भारतीय राजा को कूट के मारते हैं और फिर यहाँ का ज़मीन-वमीन हड़प लेते हैं और राजा को भी धक्का मार के यहाँ से भगा देते हैं, या तो बाहर भगाते हैं या तो ऊपर पहुँचा देते हैं। तो ये डर किसके मन में था कि भाई हम राजपूत और जितना भी राजा है भारत में उसको तो हम गला चीप के मार ही देंगे, लेकिन हम विदेशी से तो बच नहीं पाएँगे। इसके लिए हमको कंट्रोल करना पड़ेगा ये कांधार वाला क्षेत्र, जिससे कम से कम विदेशी आक्रमण ना हो सके। इस चीज़ को एकदम अपने मुट्ठी में बाँध लेता है जीतने के लिए कौन? शाहजहाँ, है ना? इस क्षेत्र को कब्ज़ा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समझ रहे हैं ना? ईरान इस क्षेत्र को कब्ज़ा किया हुआ था। बट भारतीय राजा जो थे यह जगह को अपने नियंत्रण में इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि यह वह जगह था जहाँ से विदेशी भारत में आकर आक्रमण करता है, और ईरान और भारत के बीच ये सीमा क्षेत्र, ये विवाद बहुत बड़ा हो चुका था भारतीय राजा और ईरान के राजा के बीच में। इस प्रकार से अभी हमारे और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद है ना, उसी प्रकार से ईरान वाला विवाद था हमारे और ईरानियों के बीच में। भारतीय राजा और ईरान के राजा के बीच में हमेशा से ये कांधार वाला क्षेत्र विवाद में ही रहता था। ईरानी कहता था मेरा है कांधार, भारतीय राजा कहते थे मेरा है कांधार। अब जिसका लाठी उसका भैंस। चलिए आगे देखते हैं। हमेशा से विवाद में बना ही रहता था, लेकिन 1622 ईस्वी में कांधार सीमा क्षेत्र को जहांगीर जो था उसी समय जीत लिया था। कब? 1622 ईस्वी में। लेकिन फारस के कब्जे में यह क्षेत्र था। किसके कब्जे में? फारस के कब्जे में। लेकिन जैसे ही मुगल शासक बनता है शाहजहां, कब? 1628 में बनता है, ये कांधार वाला क्षेत्र अपने अधीन कर लेता है ना? कौन? जब उन्हीं 1622 में खुशी खुशी इसको जीता कौन था? 1622 में कांधार सीमा का जो क्षेत्र था जहांगीर के समय जीत लिया गया। कौन? फारस के कब्जे में था यह क्षेत्र। लेकिन जैसे ही मुगल शासक बनता है, कौन शासक बनता है? मुगल। तो वो वाला जो क्षेत्र है, मतलब जो 1628 में जहांगीर 1622 में जहांगीर जीत लेता है, लेकिन शाहजहां बनते ही यह कंधार वाला क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। फिर पुनः 1648 में यह क्षेत्र फारस के द्वारा यानी ईरान के द्वारा जीत लिया जाता है। कितना इजी कंसेप्ट है, पहले ये कंसेप्ट को आप समझिए कि 1622 का समय रहता है, जहांगीर हार जाता है। कौन सा क्षेत्र को? कांधार वाला क्षेत्र को। और कांधार वाला क्षेत्र किसके कब्जे में चला जाता है? ईरानियों के कब्जे में। फारस उसको जीत लेता है, ठीक ना? कांधार वाले क्षेत्र को। फिर अपना 1622 में वो हार गया था जहांगीर, फिर इसका इसे भी दिमाग इसियो जहांगीर बोला रहू रहने देते हैं, क्या विदेशी क्षेत्र को जीत के करें। लेकिन ये बुद्धि किसको आता है? शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां को भविष्य पता था। और शाहजहां जैसे ही चार्ज लेता है राजा वाला, जैसे ही राजा बनता है 1628 में ही कांधार वाले क्षेत्र पे आक्रमण करके और वह वाला क्षेत्र अपने अधीन कर लेता है शाहजहां। क्योंकि शाहजहां जब वो क्षेत्र को अपने अंदर मिला लिया, तो कहीं ना कहीं शाहजहां को लगा कि अब हम आराम से स्वतंत्र रूप से भारत में शासन करें और अपना साम्राज्य को चलाने का प्रयास करें। लेकिन फिर 1648 का समय एक ऐसा समय था, फिर से फारस के द्वारा यानी ईरान के द्वारा वह जो क्षेत्र था कांधार वाला, वो ईरान के द्वारा फिर 1648 में जीत लिया जाता है। मतलब ये जीत हार का एक गजब खेल चल रहा था कांधार वाला क्षेत्र के लिए। कभी ईरानिया जीतता था, कभी भारतीय राजा जीतते थे। यह क्षेत्र को पुनः शाहजहां ने जीतने के लिए कई बार प्रयास किया, बट असफल रहा। समझ रहे हैं ना? बहुत बार फिर प्रयास किया 1648 के बाद। बहुत प्रयास किया शाहजहां इस क्षेत्र को जीतने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र अगर उसके कब्जा में था तो इसको डर बना रहता था। बहुत प्रयास किया, बट क्या रहा? असफल रहा। शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब और दारा सिकोह को यह क्षेत्र के अभियान पर कई बार भेजा। बोला कि दारा सिकोह और औरंगजेब तुम दोनों मिलके ये क्षेत्र पे अभियान करो और ये क्षेत्र प्लीज हमको जिता दो, नहीं तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा मरने के बाद भी। यह क्षेत्र अगर रहेगा तो हमारे मुगल को ना बहुत खतरा है। यहाँ ईरानी लोग तुमको अटैक करके
तुम लोग को भगा देगा और खुद शासन करने लगेगा। इस चीज़ का हमको बहुत डर है। किसी तरह कंधार वाला क्षेत्र को प्लीज़ जीत लो, किसी तरह जीत लो, नहीं जीतोगे तो फिर समझ लो कि हम लोगों का जीवन और हम लोगों का वंशज खतरे में है। किसी तरह जीत लो औरंगज़ेब, दारा सिखो, तुम दोनों बेटा, तुम दोनों से हम हाथ जोड़ते हैं, किसी तरह जीत लो। बट ये दोनों भी असफल रहे क्योंकि जादू टोना चलने वाला है ही नहीं, तैयारी आपका गजब होना चाहिए, ठीक ना? और शाहजहाँ के ही समय में कांधार हमेशा के लिए निकल जाता है और बाद में किसी भी मुगल शासक के द्वारा उस पे अधिकार नहीं किया जाता है, क्योंकि ईरानियों इस बार शाहजहाँ का लड़ने का तरीका को समझ लिया था और वो ऐसा अस्त्र शस्त्र युद्ध नीति को तैयार करता है जिस युद्ध नीति को कभी मुगल समझ ही नहीं पाए। और ऐसा रिकॉर्ड बन गया कि शाहजहाँ से जब वह क्षेत्र को एक बार छीन लिया गया ईरानियों के द्वारा, तो शाहजहाँ का वंशज नाक रगड़ लेता है आने वाला कई वंश, लेकिन उस क्षेत्र को अपने कब्जा में नहीं कर पाता है और इसके भी वजह से बहुत खतरा मुगल को मंडराते रहता है जीवन भर। शाहजहाँ के काल में बहुत सारा स्थापत्य कला और स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि कई अलग अलग लेवल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया है। उसके लिए शाहजहाँ आज भी जाने जाते हैं, स्थापत्य कला को बहुत आगे बढ़ाए हैं, बहुत चीज का स्थापना शाहजहाँ किए हैं। इसीलिए शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि एक इतिहासकार हैं, बहुत फेमस इतिहासकार हैं, उसका नाम आपको हम बताते हैं, एएन श्रीवास्तव। एएन श्रीवास्तव ने इनके सारे काल को ही स्वर्ण युग कह दिए। मतलब पूरा जो शाहजहाँ का जीवन था ना, उसको ही स्वर्ण युग कह दिए। बट सभी इतिहासकार इस बात को लेकर सहमत नहीं है। और भी इतिहासकार अपना अपना टिप्पणी रखते हैं, लेकिन एएन श्रीवास्तव ने कहा कहा कि पूरा जीवन जितना देर शाहजहां शासन करा है, पूरा का पूरा इनका जीवन ही स्वर्ण युग के लिए अपना जीवन को ही दे दिया। मतलब इन्होंने स्थापत्य कला का स्वर्ण युग पूरा का पूरा जीवन ही कह दिया है। किसका? शाहजहां का। किसने कहा? प्रोफेसर या बहुत बड़े इतिहासकार कर लीजिए, एएन श्रीवास्तव का, है ना? लेकिन सभी इतिहासकार इस बात को लेकर सहमत नहीं है। सिर्फ स्थापत्य कला के युग को ही कहा जाता है स्वर्ण युग। अलग अलग इतिहासकार का कहना ये है। हालांकि ये बात अभी भी बहुत बड़ा विवाद के रूप में इतिहासकार के बीच में बना हुआ है। इसका पुष्टि जब भी आएगा तो एनसीईआरटी छाप देगा। हालांकि शाहजहां के काल में कई स्थापत्य का निर्माण किया जाता है। जैसे दिल्ली का आपका लाल किला, आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली पहुंचने से जस्ट पहले ही गाजियाबाद के बाद ट्रेन खुलेगा ना, तो फिर आपको दिखने लगेगा वो लाल किला वाला क्षेत्र, है ना? एकदम ट्रेन से ही दिख जाएगा। तो लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है ना? दिल्ली का लाल किला बनवाया ही। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, लाल किला हम बोल रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगरा का जो लाल किला का निर्माण है वो अकबर के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और शाहजहां के द्वारा एक चीज बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिए कि दीवाने आम और दीवाने खास, ये दोनों जो है वो शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है। दीवाने आम और दीवाने खास, ये दोनों भी किसके द्वारा बनवाया गया है? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। दिल्ली का जामा मस्जिद, आप जाओगे तो दिल्ली एक बार जामा मस्जिद घूमना। तो दिल्ली का जामा मस्जिद वाला जो पूरा जामा मस्जिद है, वो भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है, ठीक ना? मुमताज महल, ताजमहल आगरा में चले जाओ, है ना, बड़ा फेमस है ताजमहल, घूमने के लिए बहुत लोग जाते हैं। तो ताजमहल का भी जो निर्माण है वो किनके द्वारा करवाया गया है? आगरा में शाहजहां के द्वारा करवाया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ देगा आपसे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है, तो आप आराम से कह दीजिएगा कि हाँ, ताजमहल का निर्माण वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। कहाँ पे करवाया गया है? तो आगरा में करवाया गया है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जी हाँ, बिल्कुल, दिल्ली में ही ये मोती मस्जिद है। हम बोले थे ना दिल्ली में मोती मस्जिद पड़ता है, और मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली के जो महल था ना, राजमहल, उसी राजमहल में, दिल्ली में जो राजमहल था राजा का, उसी राजमहल में ही मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया, महल के अंदर ही। लेकिन इस महल में ना
मोती मस्जिद बना तो दिया कौन? शाहजहां, याद रखिएगा। किसने बनवाया मोती मस्जिद? शाहजहां। लेकिन एक चीज, मोती मस्जिद को महल के अंदर ले आने का काम किसने किया है? औरंगजेब के द्वारा कराया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मान लिए कि मस्जिद बनवा दिए, लेकिन उसको महल के अंदर लाने का काम किसने किया है? औरंगजेब ने किया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को भी अगर आप याद रखिएगा तो फिर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होने वाला है ही नहीं। उस्ताद ईसा अहमद लाहौरी, ये दोनों ऐसे कारीगर थे ताजमहल के, जो बहुत बढ़िया कारीगर थे भाई साहब। किताब को खोल के बताएं, उस्ताद ईसा ना एकदम बढ़िया, मतलब उनका जो कारीगरी था ना, वैसा वैसा कारीगर हिंदुस्तान के विदेश में भी खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया उनको कारीगरी आता था, हाथ उनका इतना फर्रेश था। उस्ताद ईसा कह लो, एक और नाम है अहमद लाहौरी। ये दोनों ऐसे कारीगर थे जिसने ताजमहल के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। बहुत बढ़िया कारीगर थे। और आज जो आप इतना सुंदर ताजमहल देखते हैं ना, वो किनके वजह से है? शाहजहां ने तो पैसे ना खर्च करेगा, बनाया कौन? उस्ताद ईसा अहमद लाहौरी। ये सब एकदम मस्त मेहनत करके ताजमहल को बनाया है अपने हाथ से। हालांकि उस्ताद ईसा खान एक आर्किटेक्चर थे, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का निर्माण करने में काफ़ी काम करते हैं, हेल्प करते हैं, आर्किटेक्चर के रूप में काम कर रहे थे। जबकि अहमद लाहौरी एक प्रमुख मिस्त्री के रूप में काम कर रहे थे। आर्किटेक्चर कौन थे? उस्ताद ईशा। ईशा देखते हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा नाम है, तो वो इंजीनियर टाइप का आर्किटेक्चर बन जाएगा। और अहमद लाहौरी, ये थोड़ा नाम भी लगता है मिस्त्री टाइप का, लाहौरी है ना, तो मिस्त्री के रूप में काम कर रहे थे कौन? अहमद लाहौरी मिस्त्री के रूप में काम कर रहे थे। और शाहजहां ने भारतीय हिंदू शैली का प्रयोग भी ताजमहल बनाने में किया। सिर्फ हिंदू शैली का ही नहीं, कलाकारी तो वो ईरानियों शैली का भी किया था, क्योंकि मिस्त्री ईरान से भी मंगाया था शाहजहां। मध्य एशिया शैली का भी प्रयोग किया, क्योंकि वहां से भी कारीगर उठ के आए थे। और अलग अलग जगह से कारीगर उठ के आते हैं, और ये सब मिल करके ताजमहल को बड़ा भव्य और सुंदर आकर्षक बनाते हैं। आज के डेट में भी ताजमहल एक बहुत बड़ा टूरिस्ट आकर्षण के रूप में जाना जाता है, और ये आगरा में मौजूद है प्रेजेंट टाइम में। अब आपको ताजमहल के बारे में बड़ा खास बात बताएंगे कि इसे बनाने में लगभग 22 वर्ष लगे। और इसमें जो लगा हुआ संगमरमर का पत्थर है, बहुत महंगा पत्थर है, बहुत महंगा। और वह मंगाया कहाँ से गया है? तो वह मरकाना एक क्षेत्र है, राजस्थान में ही पड़ता है, वहीं से ला करके प्रयोग किया गया। राजस्थानी पत्थर ही उपयोग, संगमरमर जो लाया गया वो राजस्थान के ही क्षेत्र मरकाना, एक अभी तो डिस्ट्रिक्ट है, मरकाना वाला क्षेत्र में, क्षेत्र से ही उठा करके वह संगमरमर को लाया गया है और उसे प्रयोग में किया गया है। ठीक, मूल रूप से सफेद संगमरमर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सफेद संगमरमर एकदम पूरा ताजमहल को बनाने में बहुत ज्यादा काम आया है। शाहजहां शाहजहानाबाद शाहजहानाबाद, ये दिल्ली में, दिल्ली जाओगे ना, जैसे अकबर एक फतेहपुर सिकरी बनाया शहर, तो उसी तरह से एक शहर दिल्ली के अंदर ही बनवाया कौन? शाहजहां ने। उस शहर का नाम पता है क्या रखा? शाहजहानाबाद रखा। ये जो शाहजहानाबाद नाम का एक शहर है, वह दिल्ली में बनवाया गया है। किनके द्वारा? तो नाम ही पढ़ो ना, शाहजहां, तो शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया होगा शाहजहानाबाद। जैसे कि अकबर फतेहपुर सिकरी बनवाए थे ना, कहाँ पे बनवाए थे? फतेहपुर सिकरी बनाए थे ना, ठीक उसी प्रकार ये भी बनाया गया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और बहुत सारे इमारतें, छोटे मोटे बड़े इमारतें, बहुत सारी इमारत बनाए। हालांकि हर एक इमारत से एग्जाम में प्रश्न आते ही नहीं है, क्योंकि कितना पूछा जाएगा, प्रश्न की कमी, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना से ही कई प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक, और बहुत सारा इमारत तो खुद ये शाहजहां ऐसे ही बनाते चले गए। और इनसे अकबर का समय में भी, अकबर भी बहुत सारा इमारत को बनाए थे। तो अकबर से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे कौन? शाहजहां। और अकबर जो फतेहपुर सिकरी बनाए थे, है ना, वो फतेहपुर सिकरी शहर को देख करके बहुत प्रेरित हो गए हैं शाहजहां। और इसीलिए उन्होंने शाहजहानाबाद का निर्माण कहाँ करा दिया? दिल्ली में करा दिया।
शाहजहानाबाद को ही एक वर्तमान में पुरानी दिल्ली, अभी जो पुरानी दिल्ली आप पढ़ रहे हो ना, ये शाहजहानाबाद शहर को ही कहा जाता है पुरानी दिल्ली। इतना खूबसूरत शहर था ना उस वक्त का। खैर अब तो पुरानी दिल्ली ठीक है, जाओगे तो चांदनी चौक वगैरह मिलेगा, उधर ही बहुत मस्त जगह है पुरानी दिल्ली। लेकिन पुरानी दिल्ली में बहुत पुराने पुराने इमारत हैं, और कहा जाता है कि ये सब इमारत 2-2 300 साल पहले का है। तो समझ लो कि कुछ ऐसे भी इमारत हैं जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। और ये शाहजहानाबाद जो आज का प्रेजेंट पुरानी दिल्ली शहर है, ये किनके द्वारा बनाया गया है? शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया है। पुरानी दिल्ली जो है शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद ही पुरानी दिल्ली का पुराना नाम है। इस चीज को अपने माइंड में घुसा लो, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसी शहर में प्रमुख कई इमारत का निर्माण कराया गया है, और भी कई इमारत बने हैं। कहाँ? पुरानी दिल्ली के अंदर ही बहुत सारा इमारत, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, हर एक लेवल का इमारत अभी भी पुरानी दिल्ली जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। और आगरा में जो राजधानी था शाहजहां के समय, तो आप बोला कि अब हम एक नया शहर शाहजहानाबाद बना चुके हैं दिल्ली के अंदर, तो हम भाई साहब चाहते हैं कि आगरा से राजधानी उठा करके शाहजहानाबाद को ही राजधानी बना देना, क्योंकि मेरा नया नया शहर है और मेरा एकदम बहुत हमको अच्छा लगेगा जब शाहजहानाबाद मुगल वंश की राजधानी के रूप में दिखेगी। तो ये मुगल का तो काम ही था राजधानी इधर से उधर करना, उधर से इधर करना। तो ये राजधानी आगरा से उठा करके कहाँ ले आता है? शाहजहानाबाद वाला क्षेत्र में राजधानी को बना देता है, सेट कर दिया ला करके। और इसी शाहजहां ने एक और काम किया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको। जो मयूर सिंहासन में जो कहनूर का हीरा बना था ना, पूरा का पूरा हीरा ही जरवा दिया था मयूर सिंहासन में, वो जो कहनूर का हीरा मीर जुमला के द्वारा दिया गया था, है ना। तो यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत? फिर एक आपसे बात करेंगे, फिर इसी को बाद में ये जो मयूर सिंहासन इसको किसी के द्वारा उठा के चुरा के ले जाया जाता है ना। क्योंकि मयूर सिंहासन में आप समझ रहे हैं ना कि भाई साहब हीरा लगा हुआ है, और आज की डेट में वो करोड़ों में वो हीरा बिकेगा, इतना महंगा हीरा है वो उस वक्त का। आज की डेट में वो हीरा करोड़ों में बिकेगा। तो अब आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आगे आप बाद में देखेंगे कि वो जो मयूर सिंहासन था उसको कौन ले जाता है? नादिर शाह अपने हाथ में जब लेता है, बड़ा उसको अच्छा लगता है नादिर शाह, और ये हीरा को लेके भाग जाता है। ये सब हम उत्तर मुगल काल में पढ़ेंगे, जब अभी तो हम मुगल काल पूरा अभी खत्म है। मुगल काल का जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये जो हीरा चुराने वाला बात है, सिंहासने लेके भागने वाला, ये सब हम उत्तर मुगल काल में पढ़ेंगे। और मयूर सिंहासन का जो कलाकार था ये बादल खान था। यहाँ से भी प्रश्न विगत कई वर्ष में देखे गए हैं आईएएस के प्रश्न में कि मयूर सिंहासन का जो कलाकार था वह कौन था, तो उसका नाम बादल खान था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को आप याद रखिए, आई होप आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक, कौन था मयूर सिंहासन का कलाकार? तो बादल खान था। शाहजहां के समय ही एक संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ। अब भाई शाहजहां के समय कौन संगीतज्ञ थे? जिसका नाम लाल खान था। क्या नाम था? लाल खान। जिसे शाहजहां ने, मतलब शाहजहां के सामने लाल खान को जब लाया गया ना, तो इसका गुण समंदर, क्या रखा गया नाम? गुण समंदर। इनका नाम जो लाल खान है उसको गुण समंदर की उपाधि दे दी गई। इनके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। ये बहुत बढ़िया गाना वाना गाते थे लाल खान, और लाल खान का मुंह लाल हो गया था जब शाहजहां के पास इसे लाया गया था। लेकिन शाहजहां को इनको लगा कि शाहजहां इनको पहट के मारेंगे, लेकिन ये गुण समुंदर की उपाधि दे दिए। और शाहजहां के प्रमुख चित्रकार, कुछ नाम हम आपको खुल के बताएंगे। मोहम्मद फकीर एवं मीर हसीन, दो चित्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद फकीर और मीर हसीन, ये शाहजहां के कुछ ऐसे चित्रकार थे जो, क्या कह लें, कितना बताएं, मतलब इतना मतलब मस्त पेंटिंग बनाते थे ना यार, इतना मस्त कि वो पेंटिंग हूबहू लगता था कि एकदम कैमरा का फोटो लिया गया, एकदम छप गया है।
मोहम्मद फ़कीर और मीर हसीन। ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या है, चित्रकार है, किसके टाइम का, शाहजहां के ही समय का, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक। कुछ ऐसे काम जो शाहजहां ने धार्मिक और व्यवहारिक चरित्र को बताता है, मतलब कुछ ऐसा काम जो शाहजहां का धार्मिक और व्यवहारिक चरित्र को बताने का भी काम करता है। जैसे कुछ ऐसा चीज है, चलिए हम आपको बताते हैं। ये सीजदा एवं पावोस प्रथा को बंद करवा दिया। बोले भाई कोई जरूरी नहीं है झुकना और पाँव को चूमना, कोई जरूरी नहीं है, ये सब प्रथा शाहजहां को बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सबको शाहजहां बंद करवा दिए। और ये प्रथा किसने शुरू किया था मुगल में, तो अकबर ने शुरू किया था, है ना। और ये प्रथा को लाया कौन था, तो सबसे पहले ये आप पढ़ोगे मेडवल हिस्ट्री के अंदर ही, तो बलवन नाम का राजा ने ये सीजदा और पाबोस को लाया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अकबर ने इसे शुरू किया था, शाहजहां ने इसे बंद कर दिया था। पैर को चूमना, है ना, घुटने के बल पे गिर जाओ और पैर को चूमो, उसी को पाबोस कहते हैं। और तीर्थ यात्रा कर जो बंद, मतलब शाहजहां ने बंद कराया था, इन्होंने तीर्थ यात्रा कर फिर से लागू कर दिया शाहजहां ने। और सब राजा आते थे ना मुगल के अंदर, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते ही रहते थे। किसी ने बंद किया, किसी ने लागू किया, जिसको जो ठीक लगता था वो काम कर देते थे। तो ये फिर से जो तीर्थ यात्रा कर है उसको फिर से लागू कर दिए। और कविंद्रचार्य एक बहुत बड़ा नाम है, कविंद्रचार्य के प्रयास करने पे बनारस और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र, बनारस और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में जो तीर्थ यात्रा कर था उसको हटा दिया गया। क्योंकि कविंद्रचार्य बोले कम से कम इतना हम पे दया करिए महाशय, शाहजहां को बोले कविंद्रचार्य कम से कम इतना तो दया करिए महाशय हम पे, कि जो बनारस और इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है कम से कम उस पे कर को हटा लीजिए, बोलिए तो हम आपका गौर पड़ते हैं। तो बोला ठीक है, कविंद्रचार्य को बोला ठीक है, इतना तुम झुको नहीं, तुम्हारा हम जो बनारस और इलाहाबाद वाला क्षेत्र है उसका दर्शन करने के लिए कोई तीर्थ यात्रा नहीं लगने देंगे, चलो इस तीर्थ यात्रा को हम हटाते हैं। हालांकि शाहजहां शुरुआती समय में कट्टर मुसलमान के रूप में नजर आता है, लेकिन उसने किसी भी मुस्लिम महिला का विवाह हिंदू से करने से मना कर दिया। बोला कि मुस्लिम महिला से शादी हिंदू बिल्कुल नहीं करोगे, सीधा बात। ये किसने कहा, शाहजहां ने अनाउंस करा दिया। अगर कोई मुस्लिम महिला से शादी करते हुए कोई भी हिंदू पकड़ा गया तो फिर उसको फांसी की सजा डायरेक्ट मिलेगी। ये बात शाहजहां, बहुत कट्टर मुसलमान टाइप का ये शुरुआती शासक दिखा, थोड़ा सा कट्टर था, मतलब मुसलमान को थोड़ा सा सपोर्ट ज्यादा कर रहा था, समझ रहे हो ना। और ये नहीं चाहता कि मुस्लिम महिला शादी कर ले हिंदू से, कभी ये सब चीज बर्दाश्त शाहजहां नहीं कर सकता था। ठीक। और तभी कोई दूसरा धर्म के पुरुष मुस्लिम महिला से भी शादी विवाह अगर करते, जब वह पकड़ा जाएंगे तो उनको बहुत बड़ा सजा मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा, ये शाहजहां बोले। बोला शादी करोगे बिल्कुल, हिंदू को भी बोला तुम हिंदू लोग शादी कर सकते हो मुसलमान से, ये बात शाहजहां बोला, लेकिन तब जब तुम इस्लाम धर्म को कबूल कर लोगे तब। शाहजहां बोला ठीक है, अगर तुम प्यार करते हो मुस्लिम से ही बहुत अच्छी बात है, शादी करना उसी से चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तब जब तुम इस्लाम धर्म को कबूल कर लोगे तब। ऐसे शादी ब्याह करोगे तो टांग काट के उल्टा टांग देंगे, ये बात शाहजहां बोल दिया था। और शुरुआती में वह हिंदू मंदिर वगैरह को तोड़वा दिया था काफी। शाहजहां बड़ा बोले ना मुस्लिम मुस्लिम सपोर्टर हो गया था, मतलब कट्टर मुसलमान। शाहजहां हिंदू मंदिर को देखना नहीं चाहता था, शुरू शुरू में तोड़वा दिया। बट वह अपने दयालु बेटा जो दारा सिकोह था, दारा सिकोह उसका बड़ा दयालु बेटा था, बहुत दयालु। और दयालु उसकी एक बहन भी थी, जहां आरा, ये दोनों, इसका बेटा दयालु, जहां आरा जो शाहजहां की जो बहन थी वो सब बहुत दयालु थी। और इनके प्रभाव में आकर थोड़ा सा कुछ व्यवहार जो है ना हिंदू लेकर बदला बदला हुआ। क्योंकि दारा सिकोह बोला कि भाई पापा ऐसे मत करिए, पापा हिंदू बहुत सारा मेरा दोस्त है, और इस तरह से आप करेंगे पापा तो बताइए मेरा दोस्त हमको कितना दुश्के लाल कर देगा, ऐसे नहीं करना चाहिए पापा, आप बहुत अत्याचार कर रहे हैं हिंदू के साथ। तो बोला ठीक है धारासी को, जब तुम ऐसे कहते हो तो हम हिंदू पे थोड़ा सा अपना दया दृष्टि बनाए रखेंगे। उसकी बहन लोग भी कहती थी मेरी बहुत साला सहेली है हिंदू, ऐसे मत करो,
शाहजहाँ को बोले ऐसे मत करिए भैया, ऐसे प्लीज मत करिए। तो दयालु थोड़ा-सा जो बहन लोग दयालु थी या दारा सिखो उसका बेटा दयालु था, उसके वजह से शाहजहाँ थोड़ा-सा सुधरा, है ना? थोड़ा-सा सुधरा और हिंदू में थोड़ा बहुत कुछ व्यवहार को क्या किया, चेंज लाया। ठीक? इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। उत्तराधिकार का युद्ध 1658 से लेकर के 1659 तक जमकर चलता है। कब? उत्तराधिकार के लिए जो भाई भाई में लड़ाई होता है, जमकर चलता है। 1658 से लेकर के 1659 तक जम के चलता है। और कहा जाता है कि 1657 में जो शाहजहां बीमार पड़ता है, तो खबर फैल जाती है कि शाहजहां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1657 में ही शाहजहां थोड़ा बीमार पड़ जाता है, थोड़ा सा रूम में ही बंद होकर रिजर्व रहने लगता है। और पूरा मोहल्ला में क्या हल्ला हो गया कि शाहजहां की क्या हो गया, भाई साहब शाहजहां पगला की तरह बीमार हो गया है और शाहजहां मर ही चुका है। इस तरह का हल्ला हो गया, पूरा साम्राज्य में ही हल्ला हो गया कि शाहजहां साफ हो गया है। और भाई भाई ना आपस में लड़ने वड़ने भी लगे एकदम दबा करके। बोले जब पापा साफ हो गए हैं, पापा मरिए गए हैं, तो भिड़ो, क्योंकि सबको सत्ता चाहिए होता है। सब भाई आपस में भिड़ जाते हैं। और जब जब हम हमेशा कहें कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, सब भाई आपस में भिड़ गया, एकदम ढूंढ के एक दूसरे को मार रहा है, इस तरह का कहानी हो गया, है ना? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया कि शाहजहां थोड़ा बीमार क्या ना पड़ गया कि सबको लगा शाहजहां की मृत्यु हो गई है और सभी भाई आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगते हैं। और इस तरह जितने भी शाहजहां के पुत्र था, वह ललायित था, ललायित हो जाता है कि राजा बनने के लिए। किस लिए ललायित हो जाता है? सभी पुत्र ललायित रहता है किस चीज के लिए? राजा बनने के लिए। और इसी क्रम में सारे पुत्र के बीच में क्या छिड़ जाता है, जंग छिड़ जाता है। क्योंकि शाहजहां तो सिर्फ बीमार था और लोगों को लगा मर गया है शाहजहां। और सभी पुत्र आपस में क्या करने लगते हैं, युद्ध वगैरह करने लगते हैं पागल की तरह। ये उसको मार रहा है, वो उस पे अटैक कर रहा है, वो उस पे अटैक कर रहा है। यही सब चलने लगता है साम्राज्य में। तो इसे ही नाम दिया गया उत्तराधिकार के लिए लड़ने वाला युद्ध, जो 1658 में होता है। जबकि तबीयत शाहजहां का 1657 में ही खराब हुआ था और 1658 में जमकर भाई भाई में युद्ध चलता है। और इस समय सभी पुत्र अलग अलग जगह के सूबेदार रहते हैं, क्योंकि सूबेदार भी बहुत बड़ा पद है। तो सभी भाई को सैनिक वैनिक की कमी रहती नहीं है और सभी सैनिक का यूज अब अपना क्षेत्र संभालने में नहीं लगाकर भाई भाई पे आक्रमण करने में लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं सब भाई आपस में लड़ जाते हैं। जैसे सूजा, शाह सूजा एक भाई का नाम है, वो बंगाल के क्षेत्र में सूबेदार था। औरंगजेब, वो दक्कन वाला क्षेत्र का सूबेदार था। मुराद, वो गुजरात वाला क्षेत्र का सूबेदार था। ये सब भाई थे किनके? आपस में तीनों क्या थे? भाई थे। और लड़का थे किसके? शाहजहां की। ये सब लड़का था। शाह सूजा बंगाल वाले क्षेत्र पे शासन शासन कर रहा था। औरंगजेब दक्कन वाला क्षेत्र पे शासन कर रहा था। मुराद गुजरात वाला क्षेत्र पे शासन कर रहा था। पहला जो युद्ध होता है वह 1658 में ही भिड़ भिड़ गया। युद्ध हुआ एकदम धामास, एकदम गजब युद्ध होता है ना? और ये युद्ध जो चलता है ये बहुत ही बहादुरी पूर्ण चलता है। और यह युद्ध में 1658 में जो युद्ध हुआ, इसमें दारा सिकोह जो था, दारा जो दारा सिकोह था ना, दारा सिकोह ने शाह सूजा को प्रेरित किया कि बंगाल से भागकर जो शाह सूजा है, दारा सिकोह और शाह सूजा के बीच में भीषण युद्ध हुआ और दारा सिकोह इस युद्ध को जीत लिया, है ना? 1658 में दारा सिकोह और शाह सूजा, फिर से हम बता रहे हैं, शाह सूजा कहाँ का था? मतलब गवर्नर कह लो या फिर सूबेदार कह लो, कहाँ का था? शाह सूजा बंगाल का था। दारा सिकोह कंबोज वाला जो क्षेत्र है ना, कम कम्बेज वाला जो क्षेत्र है वहीं पे वो था। चार भाई था ना, शाह सूजा, औरंगजेब, मुराद और दारा। तो चारों भाई आपस में भिड़ गए पागल की तरह। लेकिन वीडियो बड़ा हो गया, 48 मिनट का हो गया है, क्योंकि अभी लड़ाई वगैरह पूरा चलेगा, है ना? तो लड़ाई वगैरह चलेगा तो इसको आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझना ही पड़ेगा, पूरा एकदम डिटेल्स में। पहला लड़ाई जो होता है वह 1658 में होता है। यह लड़ाई को बहुत बहादुरी पूर्ण में लड़ा जाता है दो भाई के बीच में। पहला, दारा ने शाह सुजा को
देखिए कहानी थोड़ा-सा समझिए ना, कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। बुक में इतना ना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा है ना, उसको समझ के थोड़ा-सा पढ़ा ना, चीज़ थोड़ा आपको हम खोल के बताते हैं। देखिए कहानी क्या हुआ था कि 1658 में बहुत ही बहादुरीपूर्ण से लड़ाई लड़ा गया था। शाह शुजा को ना कौन सनकाया? स शाह शुजा को सनका के बुलाया दारासी को। बोला, "अरे आओ ना भाई लड़ो ना।" शाह शुजा एकदम प्रेरित हो गया, "ठीक है भैया, एकदम आप बोल रहे हैं तो हम गर्दे छुड़ा देंगे।" शाह शुजा कहाँ का था? बंगाल का क्षेत्र में वो शासन कर रहा था। तो सनका के बुला लिया कौन? दारासी को। तो भाग कर आया और शाह शुजा द्वारा युद्ध जीत भी लिया गया, है ना? और पुनः बंगाल जीत करके भाग गया। और यह शाहजहां जो थे, शाहजहां के बड़े मतलब कहीं न कहीं बड़े भाई होने के नाते अपना उत्तराधिकार चुन चुका था, है ना? बंगाल वाला क्षेत्र को ही यस जो था आपका शाह सूजा। देखिए थोड़ा-सा कन्फ्यूजन युद्ध है। ये सब को हम सोच रहे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँ, और ये जो भी कन्फ्यूजन है आप लोगों की भी कहीं न कहीं इतना ना भाई आपस में लड़ रहा है, कौन किससे लड़ा है, इसको हम थोड़ा-सा एक बार अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि नाम अभी हमको एग्ज़ैक्ट सबका नाम बहुत अच्छा से कन्फ्यूज़ हम खुद हैं। तो हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में लाएँ और ये जो कन्फ्यूजन है ब कौन-सा भाई किससे युद्ध लड़ा, कैसे जीता, क्योंकि युद्ध वाला जो पार्ट है थोड़ा-सा ना कन्फ्यूजियस है। तो हम चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ला करके ये युद्ध का पार्ट चाहे जितना ही देर का वीडियो बने, क्योंकि वीडियो तो हमको लगता है वो भी अच्छा खासा देर का बनेगा ही। अभी युद्ध चलेगा भीषम सब भाई में आपस में, किसी का सपोर्ट कोई बहन कर देगी, कोई बहन दूसरे का सपोर्ट करोगी, क्योंकि हम हमेशा से कहें कि नाम वाला जब आता है उसमें फंस जाते हैं। नाम वाम हमको याद रखना थोड़ा-सा पर्सनली हमको भी लगता है कि भाई हम इतना ना नाम पढ़ लिए ना हिस्ट्री में, इतना नाम पढ़ लिए हैं कि हम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, उसमें नाम वाम को ठीक करके लाएँगे। और इवेन अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं और हम आपको पक्का उसका आंसर आपको बताएँगे। चलिए वीडियो भी वैसे बड़ा हो चुका है और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। और यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें। हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दें, ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल सके, और यहीं से सवाल आने वाला है, कहीं से सवाल नहीं, यहीं से आएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।